नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है और हर संडे की तरह इस संडे हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऐसा शो जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। दोस्तों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। कन्हैया जी से हम उन्हें कंपेयर करते हैं, उन्हें उनकी अटखेलियाँ देखकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और फिर उनका मन बहलाने के लिए हम उन्हें मार्केट में लेके जाते हैं और फिर शिव जी का तांडव शुरू होता है। आपने आसपास देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, बाहर देखा होगा, छोटे-छोटे से बच्चे 3 साल के, 4 साल के, 10 साल के बच्चे, उनके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं आजकल। गुस्सा हो जाते हैं, चीज़ें उठा के फेंक देते हैं, ज़िद करने के लिए ज़मीन पर लौट जाते हैं और हमें पता ही नहीं है कि इस चीज़ को एड्रेस कैसे करें। माता-पिता समाज में अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए सोसाइटी का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए उन बच्चों की ज़िद पूरी करते चले जाते हैं, जो कि कहीं न कहीं बच्चों को वही चीज़ रिपीट करने के लिए मोटिवेशन देता है। आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में 3 महान पर्सनैलिटीज़ हैं। एक है मेक लाइफ विकी फाउंडर और आज की होस्ट डॉक्टर विनीता मेवाड़ा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट श्रेया जी और इंटरनेट मैच्योरिटी के एक्सपर्ट रघु सर। सो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आज की होस्ट डॉक्टर विनीता मेवाड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एस्टीम गेस्ट और स्पीकर्स जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करें। विनीता जी, ऑल आइज आर ऑन यू नाउ। धन्यवाद अभिषेक। फ्रेंड्स, 2 हफ्तों बाद फिर से हम लोग हमारे प्रोग्राम के साथ में आपके सामने हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों से रिलेटेड है। जैसे कि अभिषेक ने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर उन भगवान के रूप को अब सही दिशा में लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बच्चे आपके इस डिजिटल वर्ल्ड में सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या चीजें हैं जो उनको एंगर इश्यूज की तरफ लेकर जा रही हैं, क्या चीजें हैं जो इंटरनेट के इस दुनिया में उनको पता होनी चाहिए। इन सारे विषयों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं 2 एक्सपर्ट। एक है हमारे साथ में मिस्टर रघु पांडे, जो कि आई मैच्योर के फाउंडिंग मेंबर हैं और साथ ही डिजिटल सिटीजनशिप पर काफी काम कर रहे हैं। इन्हीं के साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ी है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट श्रेया माखीजा जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि बच्चों में एंगर इश्यूज के क्या क्या कारण होते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम मेक लाइफ बिग पर। आज का टॉपिक जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंगर इश्यूज, द गैजेट एडिक्शन। मैं सबसे पहले राघवेंद्र जी से जानना चाहूंगी, गैजेट्स बच्चों में जब बात आती है और आजकल के बच्चे, जैसा कि अगर उनको खाना भी खाना है तो गैजेट चाहिए, बाहर खेलने भी जाना है तो गैजेट चाहिए। आजकल आउटडोर स्पोर्ट्स तो रह ही नहीं गए, सारे इंडोर स्पोर्ट्स हो गए, वो सब गैजेट्स में आकर के सीमित हो गए हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है और हम सभी ने इस चीज को देखा है कि जो डिजिटल गैजेट्स आज बच्चों के हाथ में हैं, और खासतौर से मॉडर्न डिजिटल गैजेट्स, बिकॉज जब हम भी छोटे थे तो हैंड हेल्ड वीडियो गेम्स हमने भी खेले हुए हैं, वो भी हमारे लिए डिजिटल गैजेट्स ही कहलाएंगे। लेकिन आज के जमाने के जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो डिजाइन और प्रोग्राम्ड होते हैं यूजर को बहुत ज्यादा एंगेज करने के लिए। ये चीज आज से 20 साल पहले भी होती थी, लेकिन उनका जो एंगेजमेंट पावर था वो उतना नहीं था। लेकिन पिछले 25-30 सालों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट तो एक गलत शब्द है, जो कहना चाहिए, जो जाल उनने फैलाया है, जिस मजबूती से अब वो इंसान के दिमाग को जकड़ना सीख गए हैं, जो उनके प्रोग्रामर्स हैं, यूजिंग आइदर द गेम्स और व्हाटएवर एंगेजमेंट टैक्टिक्स ऑन अ स्मार्टफोन और पैड और एनी इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस, वो बहुत पावरफुल हो गया है। और खास तौर से बच्चों को तो बहुत जल्दी एंगेज कर लेते हैं। अब उस एंगेजमेंट के कंपैरिजन में जो आई एम श्योर श्रेया मैम इसको टेक्निकली समझा पाएंगी, मैं एक लेमैन के शब्दों में समझा पा रहा हूँ कि वो जो डिजिटल गैजेट का एंगेजमेंट है उसके कंपैरिजन में जो दूसरी चीजें जो एक जो हाई देती हैं बच्चे को, डोपामाइन किक बोला जाए, जो भी बोला जाए, जो ब्रेन को एक जो टिंग होता है ब्रेन के अंदर, वो चीज बहुत कम है। सो इट एक्ट्स लाइक अ ड्रग। सो अगर हम बच्चे को बचपन से ही कोकीन देना चालू कर दें तो उसको शरबत में क्या मजा आएगा। एग्जैक्टली यही चीज नॉर्मल एंटरटेनमेंट्स, फुटबॉल खेलना वर्सेस पबजी खेलने में यही डिफरेंस हो गया है। एंड दैट्स द रीजन दे आर हुक्ड ऑन एवरी टाइम ऑन दैट। एग्जैक्टली। श्रेया जी,
जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया कि ये जो है एक तरीके से नशा बन गया है बच्चों के लिए। आप गैजेट्स बच्चों को दे रहे हैं, मतलब एक ड्रग आप बच्चों को पिला रहे हैं। उसी के कारण हमने देखा है कि बच्चों के अंदर एंगर इश्यूज जो है वो काफी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट। सो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि एंगर इश्यूज के क्या कारण और भी हो सकते हैं गैजेट्स के साथ में? हाँ, एंगर एक्चुअली क्या है, शुरू से ही बच्चे की जब हम पेरेंटिंग करते हैं तो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज में पेरेंटिंग पे बहुत ज्यादा इस तरह से फोकस किया जाता है कि बच्चे को हर चीज हम प्रोवाइड करें। श्रेया जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट योर वॉइस इज लिटिल लो। ओके, अब नहीं आ रही? अभी आ रही है? जोर से बोलूं? यस, इट्स फार अभी? बेटर। हाँ, तो बच्चों की पेरेंटिंग में अगर पेरेंट्स शुरू से ही ध्यान दें कि उनकी हर छोटी छोटी जो डिमांड्स पूरी करने की जो हैबिट हो गई है न्यूक्लियर फैमिलीज में, कि जो चीज हमें नहीं मिली वो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो जब वो छोटी छोटी डिमांड्स उनकी पूरी करते हैं तो बच्चे में एक हैबिट आ जाती है, और हैबिट आती है तो वो हर चीज अपनी मनमाने के लिए वो जिद करना और एंगर दिखाना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जरा भी जिद करेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, हम रोएंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, हम कोई चीज उठा के फेंकेंगे तो एकदम से हमारी बात मानी जाएगी। तो वो इस तरह से अपनी बातें मनवाने का उनको हैबिट हो जाती है, और ये दिन ब दिन बढ़ते जाता है जब तक कि पेरेंट्स इसके लिए कोई ना कोई स्टेप न उठाएं। और साथ में एक तो ये है कि बच्चे का जो ग्रोइंग एज है, डेवलपमेंटल एज है, उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स बिजी होने की वजह से कुछ भी बच्चों को खिला देते हैं, कभी बाहर का या कुछ, हो सकता है उनको भी नहीं इतना आइडिया हो कि हम क्या दे रहे हैं बच्चे को, और उनका ध्यान भी नहीं जाता हो कि ये भी एक रीजन हो सकता है। जब भी कोई बॉडी की डिमांड जब पूरी नहीं होती है तो इरिटेशन आता ही है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी है। तो बच्चा एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका एंगर बढ़ने लगता है। और इसके बाद फिर इसी उसमें गैजेट्स भी आ जाते हैं कि उनको गैजेट्स भी जल्दी प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि गैजेट्स इतने बुरे नहीं हैं, पर प्रॉपर एजुकेशन उनको गैजेट्स की अगर स्टार्टिंग से ही दी जाए कि उसको कैसे यूज करना है, क्या, जैसे हम बच्चे को शुरू से ही सिखाते हैं कि फायर के साथ कैसे रहना है, गीजर कैसे ऑन ऑफ करना है, ऐसे अगर उनको स्टार्टिंग से ही करें तो शायद ये कुछ इसमें बदलाव आ जाए। लेकिन अभी तो पेरेंट्स सिर्फ उनकी डिमांड पूरी करने में ही ज्यादा उनका ध्यान देता है। परफेक्ट। अब श्रेया जी, और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों को यूज़ करने देते हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो प्रमोट करती है कि बच्चे फ़ोन में लगे रहें, बस गेम्स हो गए या क्या हो गए, बच्चा रो रहा है तो फ़ोन देके बिठा दिया कि चलो बेटा गेम खेल लो फ़ोन के अंदर, बच्चा किसी चीज़ में खाना नहीं खा रहा है तो फ़ोन देके बिठा दिया, बच्चे का ध्यान फ़ोन में, आप खाना खिलाया जा रहे हो उसे। सो इस चीज़ से क्या प्रभाव पड़ता है श्रेया जी बच्चों के मानसिक स्तर पे? नहीं, स्क्रीन के आगे तो कोई भी काम करने से डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बच्चे को खाने में या किसी भी चीज, एक तो खाना उसको बॉडी को इतना लगेगा नहीं, दूसरा उसका फोकस कहीं भी नहीं रहेगा बिल्कुल भी, और वो सारा दिन जो भी काम करता है अगर स्क्रीन के आगे करता है तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती है, और जब प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती है तो हर जगह उसके असर दिखाई देने लगते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे हेल्थ हो, हर जगह उसका असर दिखाई देता है। मैं रघु सर से एक सवाल करना चाहूँगा कि रघु सर, नॉर्मली आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें बच्चों के लिए बन रही हैं वो उनकी एजुकेशन पे कम फोकस करती है, वो उनके एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करती हैं, राइट? औचित्य उनका ये होता है कि बच्चा बस एंगेज रहे, उसको सीखने मिल रहा है, कुछ नहीं सीखने मिल रहा, बात की बात है, उसको एंगेज होना चाहिए। माँ बाप भी उन एप्लीकेशंस को भरपूर यूज़ करते हैं, कार्टून्स हो गए या यूट्यूब पे कोई भी चीज़ हो गई, उनका भरपूर यूज़ होता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, कितना हद तक ये सही है या गलत है या क्या? अभिषेक जी, बिल्कुल यही हो रहा है। आज जितने भी ऐप मेकर्स हैं या आप
किसी भी कंपनी की बात कर लें, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उनके ऐप के साथ एंगेज्ड रहें। और अगर हम उन कंपनीज की बात करें जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रही है, तो वो भी यही सोच के अपना सॉफ्टवेयर या गेम्स बना रहे हैं कि हमें हमारे टारगेट ऑडियंस जो कि बच्चे हैं उनको एंगेज रखना है। एंड देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, जिसमें गेमिफिकेशन एक टेक्निक होती है, एंड बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को बांध के रख सकते हो। अब वो टेक्निक्स का भी इतना हाई लेवल पहुंच चुका है कि यूजर को बांध के रखना किसी भी ऐप के लिए बहुत आसान हो गया, और आज वो हो भी रहा है। द प्रॉब्लम इज कि आज एजुकेशनल एप्स भी जो हैं वो लर्निंग कंटेंट के ऊपर कम फोकस करके उसके एंटरटेनमेंट वैल्यू या एंगेजमेंट वैल्यू के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो बहुत सारे अगर आप एप्स ऐप स्टोर से या iOS एप्स या एंड्रॉइड एप्स अगर जैसे देखेंगे, जो बच्चों के लर्निंग एप्स अपने आप को कहते हैं, बट दे आर मोर लाइक एंटरटेनमेंट गेम्स। सो जिस तरह से मैं वापस से ड्रग वाले पॉइंट पे आऊंगा, बिकॉज मैंने काफी इस चीज के ऊपर सेल्फ स्टडी की है, नॉट अ रिसर्च और समथिंग, बट सेल्फ स्टडी की है कि जिस तरह से एक ड्रग एडिक्ट जो है वो लेवल 0 से एडिक्शन के लेवल तक पहुंचता है, बिल्कुल उसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में भी एक बच्चा फर्स्ट एक्सपोजर टू द स्क्रीन से लेकर के एडिक्टेड टू द स्क्रीन के लेवल पे पहुंचता है। एंड दीज स्टिम्युलाई which the child gets through the screen act in the same way as the stimuli a person gets from consuming a drug. The same set of neurochemicals are involved. वो जो ब्रेन को खुशी देते हैं, वो ड्रग के केस में भी सिमिलर होते हैं, इफ नॉट सेम, सिमिलर हैं। और गैजेट्स जो जिस तरह से खुशी देते हैं, वो उन्हीं न्यूरोकेमिकल्स के एक्टिवेशन की वजह से खुशी मिलती। तो बिल्कुल डे 1 पे अगर आप किसी को कोकीन दे रहे हैं तो जरा से कोकीन से उसको खुशी मिल जाएगी और वो हाई में रहेगा। वैसे ही अब वो जब साल 2 साल 3 साल बाद उसको 3-3 4-4 घंटे वो ड्रग चाहिए, नहीं मिलेगा तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, मतलब कि एंगर इश्यूज एंड ऑल। सो यस, सो मे बी आई एक्सटेंडेड माय रिस्पांस टू योर क्वेश्चन, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। I totally agree with you कि आप बच्चे को एक एडिक्शन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अब बात आती है जैसे कि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं और ये कोविड ने हमें कंप्लीटली उसमें बांध दिया है, हम कन्फाइन हो गए हैं इन चीजों में, और बच्चों की एजुकेशन भी कहीं ना कहीं उसी के घेरे में आ गई है। आजकल जैसे स्मार्ट क्लासेस की बात की जाती है, और जितनी भी जो स्कूल हैं वो बच्चों के लिए क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ले रहे हैं, तो वहां पर भी गैजेट का ही यूज हो रहा है। करेक्ट। इससे अगर हम देखें कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं, और इस विषय में आप क्या और बोलना चाहेंगे राघवेंद्र जी? बिल्कुल मैम, इस वक्त हम इस चीज को मजबूरी जरूर मान रहे हैं कि बच्चे स्कूल तो जा नहीं सकते, उनको पढ़ना है, इसलिए वो स्क्रीन के आगे 3-3 घंटे बैठे हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है ये एकदम बकवास है। ऑनलाइन क्लास इस वक्त जिस तरह से चल रही है वो ऑनलाइन, इट्स नॉट अ क्लास एट ऑल। हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, जूम या कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो मैच्योर हैं और आपस में डिस्कशन करने के लिए मोटिवेटेड हैं। आज हम 4 लोग हैं बिकॉज वी आर ऑल मैच्योर पीपल, वी हैव एन एजेंडा इन माइंड एंड वी आर ऑल मोटिवेटेड टू कंप्लीट अवर टास्क। ये छोटे बच्चों की 50 बच्चों की क्लास रन करने का टूल बिल्कुल भी नहीं है। उससे हम सिर्फ बच्चे को एक तरह से उसकी जो एजुकेशन से जो लगाव है उसको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, और it has no merits at all। बच्चा उसमें सीख भी बहुत कम रहा है। आई डोंट नो, मतलब मैं खुद अपने बच्चे को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करता हूँ कि तुम रेगुलर क्लास अटेंड करो ही ऑनलाइन, ऑल्दो द स्कूल इज रनिंग इट एंड दे आर डूइंग इट वेल, जितना वो अच्छा कर सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट गुड, नॉट नेसेसरी। हालांकि मैं खुद ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, बट ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन है सेल्फ लर्निंग थ्रू इंटरनेट, यानी इंटरनेट बना है आपकी एजुकेशन के लिए सेल्फ लर्निंग मोड में। आप खुद जाके ऑनलाइन कोर्सेज और बहुत सारे जो ऐसे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे सीखने के लिए, उनका फायदा उठाइए, लेकिन लाइव क्लास चलाना इज नॉट ऑनलाइन एजुकेशन। और जैसा कि हमने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी आती जा रही है, बच्चों के अंदर ADHD का प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, आईज का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ऑप्थेल्मोलॉजी की कंसल्टेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, ड्राई आईज, आंखों से पानी आना,
ब्लड विजन, ये सब भी तो इन्हीं की देन है। और ये Yes. इश्यूज भी बच्चों के एंगर के साथ में और एड ऑन है जो बढ़ते ही जा रहे हैं। श्रेया जी, मेरा क्वेश्चन आपसे था कि एंगर इश्यूज अगर बच्चे के अंदर आ रहा है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या सिम्टम्स है इस चीज के जो कि हमें बताए कि नहीं अब बच्चे को काउंसलिंग का जरूरत है, या उसको हमें समझाने का जरूरत है, या उसको गैजेट से दूर करने का जरूरत है? इसके कुछ तो सिम्टम्स होंगे ताकि हम बच्चे को समझा सके या उनको काउंसलिंग दे सके। क्योंकि स्टार्ट थोड़ा बहुत एंगर तो नॉर्मल है, क्योंकि डेवलपमेंटल एज होती है, कुछ बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो थोड़ा बहुत एंगर तो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, बच्चा छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है, उसका फोकस कम हो रहा है, इरिटेशन में है, ना तो स्टडी में अपना परफॉर्मेंस दे पा रहा है, ना उसका बिहेवियर किसी तरह से भी अप्रोप्रिएट हो रहा है, तो इस तरह से देखने पर ये समझ आता है कि बच्चे को कहीं ना कोई फ्रस्ट्रेशन है या कोई कुछ प्रॉब्लम है उसको, जिसकी वजह से वो एंगर इश्यूज को आ रहा है। क्योंकि एंगर अपने आप में एक चीज नहीं है, एंगर से पहले कोई और फीलिंग आती है, कोई कुछ बच्चे का खो जाना, कुछ बच्चे को सैडनेस होना, कुछ फ्रस्ट्रेशन होना किसी चीज का, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन होता है एंगर के थ्रू। तो उसके पीछे क्या वजह है वो सबसे पहले देखना जरूरी है कि बच्चा ये एंगर इशू जो है वो क्यों कर रहा है। और एंगर इशू है ये पता इसी से ही चलेगा कि उसमें पूरे दिन की जो एक्टिविटीज है उसमें बहुत तरह के चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, और फैमिली के साथ एकेडमिक में फोकस उसका कम हो जाएगा, उसकी डाइट पे भी फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ इशू है। तो इनिशियल लेवल पर तो उसको घर में आपस में बात करके उसको समझने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जब ज्यादा हो कि बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव हो गया है और चीजें फेंकता है या धमकी देता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा या मैं सुसाइड कर लूंगा, छोटे छोटे बच्चे आजकल ये सब कहने लगे हैं, तो जब इस तरह के इश्यूज रिपीट होने लगे तो डेफिनेटली उसको हेल्प की जरूरत है। उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सारा टाइम पेरेंट्स ही साथ में रहते हैं। काउंसलर या कोई थेरेपिस्ट वंस इन अ डे, वंस इन अ वीक, वंस इन अ 15 डेज से मिलेगा, कोई थेरेपी देगा, लेकिन पूरा जो 24/7 है फैमिली के साथ रहता है बच्चा। तो पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि उसके साथ आप पूरा दिन किस तरह से बिताएं, तो उससे फिर फर्क आता है। श्रेया जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक बात आपने करी है कि एंगर एक एक्सप्रेशन का तरीका है। ओके, बिकॉज इंसान है तो हर तरीके के एक्सप्रेशंस तो होते ही हैं। प्यार का भी एक्सप्रेशन होगा, दुख का भी एक्सप्रेशन होगा, और बच्चा जब पैदा होता है तब उसे बोलना नहीं आता तो उसके लिए तो उसका रोना ही एक्सप्रेशन है। भूख लगेगी तो रोएगा, गर्मी लगेगी तो रोएगा, सर्दी लगेगी तो रोएगा, बीमारी है तो रोएगा। उस चीज़ का जब डेवलपमेंट होता है तो वो कंटिन्यू हो जाती है, उसको लगता है मैं रोऊंगा तो ही मुझे चीज़ें मिलेगी, शायद इस वजह से वो एंगर इश्यूज उसमें आते हैं। हैविंग सेड दैट, माय क्वेश्चन इज कि पेरेंट्स के लिए किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है या इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हर बात को कहने के 4 तरीके होते हैं। मैं प्यार से कह सकता हूँ कि आप प्लीज़ ये काम कर दीजिए, या मैं गुस्से से कह सकता हूँ आप प्लीज़ ये काम कर दीजिए। दोनों में मैंने एक ही चीज़ बोली लेकिन अलग-अलग एक्सप्रेशन हो गया। तो किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को मैनेज करें? सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का कि एंगर मैनेजमेंट का क्या सॉल्यूशन है बच्चों के लिए? क्योंकि बच्चे उतने समझदार तो है नहीं कि उनको बोलेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, उनको तो कोई कॉग्निटिव तरीके से समझाना पड़ेगा, कुछ पर्क्स देनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ उनको अवार्ड्स देने पड़ेंगे उनके अच्छे बिहेवियर पे। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सॉल्यूशन है? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए एंगर इश्यूज कम करने के लिए बच्चों में? छोटे बच्चों के लिए तो पेरेंट्स को ही गाइड किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे की काउंसलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, वो पेरेंट्स के साथ ही रहता है। तो पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि इसको आपको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को हर छोटी से छोटी उसकी डिमांड पूरी नहीं करनी, उसको जो चीज सही है वही डिमांड पूरी करनी है, और जो हमें लगता है कि इसके लिए सही नहीं है या हमें ये डिमांड पूरी नहीं करनी है तो नहीं करनी। पर इससे पहले पेरेंट्स को ये अपने अंदर अपने आप में डिसाइड करना है कि मुझे ये डिमांड पूरी करनी है या नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स एक ही चीज के लिए, मूड अच्छा है तो हाँ बोल देते हैं, मूड खराब है तो ना बोल देते हैं। तो बच्चे को समझ नहीं आता कि ये काम मेरे लिए सही है या गलत है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। कल तो माँ ने हाँ बोला था मुझे कि हाँ कर लो चले जाओ, आज बोल रही है जाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बिजी होते हैं या खुद परेशान होते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि वो किसी चीज के लिए कब हाँ बोल रहे हैं, कब ना बोल रहे हैं। तो सबसे पहले उनको क्लियर होना जरूरी है, एक अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है कि किस किस चीज के लिए मुझे यस बोलना है और किस चीज के लिए मुझे नो बोलना है, और उस पर स्टैंड रखना है अपना, उसको चेंज नहीं करना। कि अगर बच्चे ने जिद करना शुरू किया तो अच्छा चलो ठीक है कर लो, इस तरह से नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये मना किया गया है मुझे, लेकिन मैं अगर 2 बारी और बोलूंगा तो मान लिया, तो ये मैसेज उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और जैसे ही वो 2 बारी बोलता है जोर से या जो भी तरीका उसने अडॉप्ट किया है और बात मान ली जाती है, तो उसके लिए एक पैटर्न बन जाता है अपनी बात को मनवाने का, कि मैं 2 बारी चिल्लाऊंगा तो मेरी ये बात मान ली जाएगी। और पेरेंट्स को अगर हम ये कहते हैं कि नहीं आप नहीं मानेंगे, तो कई बार गलती क्या हो जाती है कि वो 2 बारी तक तो सुन लेते हैं, तीसरी बार जब वो चिल्लाना शुरू करता है तो उनका पेशेंस लूज हो जाता है कि बहुत देर से ये चिल्ला रहा है, चलो मान लेते हैं। तो फिर बच्चे के माइंड में ये सेट हो जाता है कि 3 बारी चिल्लाने से मेरी डिमांड पूरी होगी। तो ऐसे करके ये इश्यूज बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को, चाहे बच्चे ने 3 बारी शाउट किया है, 4 बारी शाउट किया है, अगर आपने सही डिसीजन लिया है किसी काम को न करने का, तो आपको उसी पे रहना है। आपको चाहे वो कितना भी तेज चिल्लाए, आपको उसकी बात को नहीं मानना है। तो उसे ऑटोमेटिकली ये मैसेज मिलेगा कि अगर माँ ने मना किया है तो उसका मतलब मना ही होता है, चाहे आप कुछ भी करें। तो वो धीरे धीरे उसका पैटर्न चेंज होगा। बस इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि अगर बच्चा शाउट कर रहा है तो हमें शाउट करके उसको नहीं बोलना, हमें आराम से ही बात करना है, कामली उसको बोलना है, फर्मली बोलना है, पर पोलाइटली बोलना है, क्लियरली उससे बात करनी है, लेकिन उसकी तरह चिल्ला के उसको मना नहीं करना है। तो इसका बहुत अच्छा असर देखा गया है कि अगर आपने फर्मली बोलते कि नहीं बेटा आपको हमने 2 आवर्स के लिए मोबाइल बोला था और अब आपके 2 आवर्स हो गए, अब हम नहीं देंगे, तो उसके बाद वो चिल्लाए, खाना नहीं खाए, मारने लगे, नहीं बेटा हम आपको नहीं दे पाएंगे, अब आपको कल मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम आएगी उसके इरिटेशन की, जो एंगर, वो फॉर टाइमिंग रहेगी, कम टाइम के लिए रहेगी, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पर इसके जो ये पीरियड होता है, इसमें पेरेंट्स को बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उस समय बच्चे को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और पेरेंट्स आजकल बहुत बिजी हैं, वर्किंग वुमेन तो और ज्यादा बिजी है, तो वो क्या करती हैं कि वो परेशान होकर उस चीज को मान लेती हैं। जैसे ही वो उस चीज को मानती हैं, तो जो पिछला उन्होंने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं वो सब फिर से जीरो पे आ जाते हैं। बच्चे को एक और नया पैटर्न मिल जाता है कि इतनी देर शाउट करने से मेरी बात मानी जाती है, अगर वो ना कहा हो तब भी। तो मैम अगर एक इस प्रोसेस को हम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जी मैम आपने ना अब दो दो टेक अवे बहुत अच्छे दिए हैं। मेरा उन पे ही एक सवाल है कि अगर बच्चा बाजार में बिखर जाए, 4 लोग आपको देख रहे हैं, पूरा समाज आपको देख रहा है, आप एक रेप्यूटेड फैमिली से हैं, आप अब बच्चा लेकिन बिखर गया कि दुकान पे कि मुझे ये खिलौना चाहिए, वो पैर पटक रहा है, सब देख रहे हैं, हंस रहे हैं यहाँ पर, तो जो इज्जत पे जो बात आ जाती है, पेरेंट्स अपनी इज्जत बचाने के लिए बच्चे को वो चीज़ दिलवा देते हैं कि यार बस ये जो हो रहा है ये रुक जाए, बस बाद में देख लेंगे घर जाके, ये रुक जाए, ये शांत हो जाए बस। तो वो कितना सही है और क्या वहां पर भी स्ट्रिक्ट रहना है भले ही कुछ भी हो जाए? हाँ, एक्चुअली क्या है, ये चीज ना स्टार्ट तो घर से ही होती है। जो मार्केट में बच्चे ने जो बिखरना शुरू किया है, उसकी प्रैक्टिस वो घर पे पहले कर चुका है, और उसे पता है कि मेरा ऐसे करने से बात मानी जाती है, तो वो बाहर जानबूझ के करता है। चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि इस समय पे बात मानी जाएगी। तो अगर हमने घर से ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है, तो मार्केट में एक तो ये नौबत आएगी नहीं, और अगर आ रही है और हम इस प्रैक्टिस को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को साइड में रख के उसी समय बच्चे को बोलना है, बेटा अगर आप इस तरह से करोगे तब तो आपको चीज बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप हमसे अच्छी तरह से मांगते तो शायद हम आपको दिला देते, अब आप जैसे भी करते। तो थोड़ी देर आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके बाद में इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि 1 या 2 बार के बाद बच्चा अपने आप समझ जाता है, और उसका डिमांड करने का तरीका बदलता है, एक्सप्रेशन का तरीका बदलता है, और पेरेंट्स को हैंडलिंग भी होती है। उसको हम सिखा सकते हैं कि आपको एंगर है, आपको गुस्सा है, लेकिन आपका जो एंगर एक्सप्रेशन है उसको आप उसको सही तरीके से एक्सप्रेस
भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव ही हो, गुस्सा सभी को आता है, आपको, मुझे, सभी को आता है, लेकिन हम उसे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका बहुत फर्क। तो बच्चों को ये मैनेजमेंट भी सिखाना है कि आपको अगर गुस्सा आ भी रहा है तो आप उसे एक्सप्रेस कैसे करें कि जिससे आपकी बात भी मानी जा सके और किसी को नुकसान भी नहीं। बिल्कुल सही कहा श्रेया जी आपने, जैसे कि बच्चों को अगर आप समझा रहे हैं तो हर तरफ से आप गुस्सा नहीं कर सकते। अगर बच्चा गुस्से में है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा कूल होकर, काम होकर के हैंडल करना पड़ेगा। और अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो कुछ वहां पर हमें स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, पर उस स्ट्रिक्टनेस की भी आपको लिमिट रखनी पड़ेगी कि कितना आप बच्चों के साथ में स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कई बार बच्चे अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं और वो हार्मनेस हमारे लिए भी कई बार एज ए पेरेंट्स भारी पड़ जाती है। मेरा क्वेश्चन अब राघवेंद्र जी से है। राघवेंद्र जी, एज ए पेरेंट्स, हमें जब बच्चा डिजिटली कोई चीज को यूज कर रहा है, कोई गैजेट को यूज कर रहा है, तो वो हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए ताकि हम बच्चे को समझा सके कि बच्चा आपकी लिमिट सिर्फ इतनी है, आपको इतना ही यूज करना है, इससे आगे आपको गैजेट को यूज नहीं करना है। तो वो क्या चीजें हैं जो हम एज ए पेरेंट्स हमें पता होना चाहिए और हम बच्चों को एजुकेट कर सके इन चीजों को लेकर के? राइट मैम, पेरेंट्स को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गैजेट है ये सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये एक टूल भी है। और ये टूल क्यों है, और हर एज के लिए उस गैजेट का टूल होने का अलग मायने होते हैं। तो अगर एक 3 साल का बच्चा हाथ में स्मार्टफोन लेके बैठा है तो वो कोई टूल नहीं है उसके लिए, वो शायद कोई उसके ऊपर कार्टून जरूर देख रहा होगा। लेकिन वहीं अगर एक 14-15 साल का बच्चा स्मार्टफोन, टैब या लैपटॉप लेके बैठा है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स उसके स्मार्टफोन में या गैजेट में हैं जो उसको सीखना जरूरी है, जिसके ऊपर उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो पेरेंट को ये सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली उनके लिए नहीं है जिनके बच्चे भी छोटे हैं, बिकॉज वो पेरेंट्स ऑलरेडी एक डिजिटली अवेयर और सैवी खुद भी हैं, तो वो समझ पाते हैं कि भाई हाँ ये बड़ी यूजफुल चीज है। लेकिन कुछ टीनेजर्स के पेरेंट्स को मैं जरूर जानता हूं जिनका कम्युनिकेशन गैप अपने बच्चे के साथ डिजिटल चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेरेंट जो है वो बिल्कुल भी डिजिटली सैवी नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, यूट्यूब और इससे ज्यादा उस चीज के बारे में जानते नहीं है। और बच्चा अपने 21st सेंचुरी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ही नोज कि मुझे खान एकेडमी पे जाके सीखना भी है, इफ ही नोज वेरी नाइस। अदरवाइज उसको मालूम है कि ये बहुत सारे गेम्स है जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूँ, ये चीजें अच्छी हैं, मैं गूगल पे ये सर्च कर सकता हूँ, मैं बोल के सर्च कर। सो फॉर द चाइल्ड देयर इज अ अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ नॉलेज विच इज एग्जिस्टिंग ऑन इंटरनेट, एंड फॉर द पेरेंट ये खिलौना है जिसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा बच्चा। सो बिकॉज ऑफ दिस, लिविंग इन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप इन दोनों के बीच में होता है। जब बच्चा अपनी बात ही नहीं समझा पा रहा है पेरेंट को कि पापा ये सिर्फ खिलौना नहीं है, मैं कुछ जरूरी काम भी कर रहा हूँ, तो पेरेंट भी उस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहा और वो सिर्फ ये मान रहा है कि 2-2.5 घंटे से फोन से चिपका हुआ है। सो बिकॉज ऑफ this communication gap, most of this relationship issues can occur। तो पेरेंट के लिए खास तौर से टीनेजर्स के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि आज एक बच्चे को दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सी चीजें ऑनलाइन आनी चाहिए और ऑनलाइन कौन कौन से खतरे हैं जिनसे उनको बचना चाहिए, सो दैट जो पेरेंट है वो एक तरह से मेंटर का काम कर पाए। अभी वो मेंटर का काम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनको ये नहीं मालूम कि अपॉर्चुनिटीज कौन सी निकलती हैं ऑनलाइन, और उनको ये भी नहीं मालूम कि खतरे कौन से हैं ऑनलाइन। इन दो का अवेयरनेस लेवल अगर पेरेंट के अंदर है, देन द थिंग्स विल बी बेटर। राइट, जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि क्या वार्निंग है और क्या वार्निंग साइन है और क्या उनकी लिमिट है। इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे कि गैजेट्स की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग नाउअडेज, राइट? सो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली या तो उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या वो क्रच पे डिपेंडेंट होते हैं। और चूंकि कोविड कंडीशन में क्रच अवेलेबल नहीं है तो बच्चा घर पर है, वो मैड के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैड उतनी देर तक ही बच्चे को खिलाएगी जब तक वो खेलेगा, फिर उसको इंटरटेन करने के लिए उसके हाथ में गैजेट्स को पकड़ा दिया जाता है। क्या चाइल्ड लॉक वहां पर काम करेगा?
या उनको पता होना चाहिए कि ये वाले साइट्स आपको दिखाने, ये साइट्स नहीं दिखाने, बट आंखों का यूज तो हो रहा है उस गैजेट को देखने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली काफी लेयर्स में है। सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम की बात कर लें तो अगर हम इसी सिनेरियो को मान लें कि बच्चा एक मेड या नैनी के साथ रहता है घर पे, जो बस सिंपल पेड केयर टेकर है, उससे ज्यादा चिंता उसकी नहीं कर सकती वो बच्चे की, तो वो तो जैसे ही 10 मिनट की परेशानी होगी तो फोन उसको दे देगी। तो ऐसे केस में उसके ऊपर, वो उस फोन के ऊपर बच्चा सही देख रहा है गलत देख रहा है वो तो अलग लेयर की बात है, लेकिन पहले तो स्क्रीन टाइम, जैसे आपने बताया कि अभी ऑप्थेल्मोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस अचानक से बढ़ गए ये वो, सो इस वक्त बच्चे के जो डेवलपमेंटल एज के बच्चे हैं, जो 5 से 10 साल की एज के बच्चे, इनकी बॉडी तो अभी फॉर्म हो रही है, वो तो अभी रूप ले रही है, आकार ले रही है। उसी टाइम अब 3-3 4-4 घंटे अगर कोई बच्चा स्क्रीन पे जा रहा है तो डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड माइंड हो सकता है। पहला चैलेंज है ये। अभी कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर नहीं आते, अभी सिर्फ लेयर्स ऑफ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। दूसरी लेयर ऑफ चैलेंज आती है कि किस तरह का कंटेंट देखा जा रहा है। अगर वो मान लीजिए एक 6-7 साल का बच्चा है और कार्टून्स देख रहा है, तो हम मान सकते हैं कि वो कार्टून्स और एंटरटेनमेंट का एडिक्ट जरूर बन रहा है, लेकिन उसके दिमाग में हार्मफुल विचार इंस्टॉल नहीं किए जा रहे हैं, एटलीस्ट इतना मान सकते हैं। लेकिन पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बच्चों को एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे या एक तरह की वेबसाइट पे जाने से बचा सकते हैं, लेकिन उन पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर का सही यूज भी पेरेंट्स को नहीं आता। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम मान लें कि ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब जाके हम सेफ बिहेवियर अपना पाएंगे। तो बच्चा ऑनलाइन कार्टून्स देख रहा है या फिर किसी तरह की दूसरे वीडियोस पे पहुंच चुका है, और बहुत आसान है, किसी भी तरह के यूट्यूब पे आप पहुंच जाइए, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे पहुंचना कितना आसान है आप जानते हैं। सो नाउ उसकी बॉडी पे जो असर पड़ रहा था वो एक अलग बात है, उसकी थिंकिंग किस तरह से शेप होती जा रही है, सो उसके ऊपर भी सोचना बहुत जरूरी है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब अनअटेंडेड डिजिटल कंजम्पशन बच्चा कर रहा है, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सर एक मतलब आपने तो दिमाग की खिड़कियां अभी खोल दी है। कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक तो बच्चे का विकास ही संपूर्ण तरीके से नहीं होता, और तब उसके हाथ में फ़ोन थमा दिया तो उसके ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं। हमने तो ये सुना था कि स्क्रीन टाइम आप देखोगे, आप स्वयं पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना, कि अगर आप फ़ोन में बहुत टाइम तक हैं तो जब आप खड़े होते हैं बैठे हुए तो चक्कर से आते हैं थोड़े से, एग्जैक्टली थोड़ा सा एग्जैक्टली। आंखें भारी भारी सी लगती है, नींद जैसा सा फील होने लगता है, आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके साथ ये हो रहा है तो बच्चा तो मासूम सा है, उसकी तो इम्यूनिटी ही कितनी स्ट्रांग होगी, वो की तो आंखें कितनी मासूम सी छोटी छोटी सी तो आंखें हैं उसकी, उस पर क्या फर्क पड़ रहा होगा। ब्राइटनेस हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग हम्म। एंटी ग्लेयर चश्मा तो लगाते नहीं हैं, जैसे मैंने अभी एंटी ग्लेयर चश्मा लगा रखा है बिकॉज आई एम अवेयर, बच्चों को तो हम नहीं देते हैं। सही सो बात। उससे कितनी सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है, ये सही में सोचने वाली बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो श्रेया मैम से होगा। मैम, ये जो एंगर इश्यूज आते हैं बच्चों में, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा है स्क्रीन टाइम की वजह से, बहुत सारे गैजेट एडिक्शन है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जिद वाली जो चीज़ें हैं, ये कौन सी एज से शुरू हो जाता है ये सब, और अगर इसको एड्रेस नहीं किया जाए तो ये कितना लंबा चल सकता है, किस एज तक जा सकता है? क्या जब वो बच्चे बड़े हो जाएं, 20-25 साल के हो जाएं, तब तक वही चीज़ें उनमें रहती हैं, या फिर ये समय के साथ अपने आप ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती हैं? प्लीज़ बताइए मैम। इश्यूज तो बहुत अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखा गया है कि पेरेंट्स गैजेट तो बच्चों को, मतलब अभी उसने बैठना भी नहीं सीखा होता है और मोबाइल उसके हाथ में दे देते हैं सिर्फ कि वो बिजी रहे, रोए नहीं करके। तो ये जब उससे छोटे से बच्चे से भी आप गैजेट हाथ से वापस लेते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है, और वहीं से शुरुआत हो जाती है बच्चे की। और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया है। अभी मेरे पास भी केसेस आए थे, उसमें यही इशू था कि वो सारा दिन गैजेट पे ही रहता है बच्चा, और उससे अगर गैजेट छीनो तो वो बहुत अलग तरह का बिहेवियर करता है। और इवन कोई धमकी देना कि मैं चला जाऊंगा, या मुझे अपना अलग से मोबाइल दिला दो, और अगर अपना मोबाइल नहीं दो तो खाना नहीं खाना, हर काम उसने स्क्रीन के आगे ही करना है। तो उसके लिए जो ये जो जिस एज तक जाएगा, आगे जाके ये होगा कि उसको एडिक्शन तो स्क्रीन का रहेगा, लेकिन साथ में क्योंकि वो लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो फ्रस्ट्रेशन,
ये फेलियर, ये सब उसको आगे बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो उस वजह से इसमें एज का तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितनी एज तक ये जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीन का एडिक्शन तो बड़ों में भी देखा गया, और उनसे भी अगर हम स्क्रीन से उनको हटाने के लिए कुछ करते हैं तो उनके बिहेवियर में भी चेंज देखा गया। तो इसके लिए बात तो शुरू से ही करनी पड़ेगी। एक्चुअली में क्या है, ये जो गैजेट्स आए हैं तो ये बच्चे के पास जब आए हैं उसी टाइम पे बड़ों के पास आए, तो बड़े इसीलिए उससे फ्रेंडली नहीं हो पाए कि क्योंकि उनके लिए भी नई, अब नई चीज है तो वो बच्चे को कैसे समझाएंगे। तो इसकी शुरुआत तो वो वहीं से ही होगी कि एजुकेशन इस तरह की दी जाए, कुछ इनबिल्ट किया जाए कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स, उसके लिए रियलाइजेशन, वो मैच्योरिटी, वो प्रॉपर तरीके से जब शुरू की जाएगी तभी इसका कोई सोल्यूशन होगा। बिल्कुल मैम। अब मैम ये तो गैजेट एडिक्शन की बात हो गई कि बड़ों के अंदर भी होता है, छोटों के अंदर भी होता है, कुछ एज डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग। हम बात करते हैं मैम एंगर इश्यूज़ की, कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि बच्चों में एंगर इश्यूज़ हैं, या उनको ज़िद करके ये उनका एक माइंडसेट हो जाता है कि 3 बार ज़िद करने पर हमें चीज़ मिलेगी, या रोके चीज़ मिलेगी, या गुस्सा करके कोई सामान फेंक कर हमें चीज़ मिलेगी, या पब्लिकली तमाशा करके हमें चीज़ मिलेगी। तो ये जो माइंडसेट हो जाता है बच्चों का, ये किस एज तक कंटिन्यू रहता है? क्या इस माइंडसेट की वजह से जब वो आगे भविष्य में कुछ काम करने जाते हैं या बड़े हो जाते हैं तब भी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि उसको ना एक हैबिट हो गई है अपनी बात को मनवाना किसी भी तरीके से। तो जब उसका कैरियर स्टार्ट होता है तो उसको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि जब कैरियर स्टार्ट होता है तो वो आउटर वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस होता है पहली बार, और वहां पर जाके उसको किसी के अंडर में काम करना होता है या किसी से काम करवाना होता है। और वो अगर बाय डिफॉल्ट अपने उसी नेचर पे रहता है कि किसी ने काम नहीं किया तो उसके ऊपर गुस्सा कर देना, या हमें जो काम करने का मन नहीं है तो अपने जिसने काम बोला है चाहे वो सीनियर है उसको किसी भी तरह का जवाब दे देना। तो कैरियर में तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं ऐसे बच्चों के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर डेवलपमेंट जब बच्चे का हो रहा है और उसी दौरान आपने उसके डेवलपमेंट में कहीं बैरियर लगा दिया है, और वो बैरियर गैजेट हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, या किसी भी तरीके का ऐसा कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है जो कि बच्चे को बढ़ने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं तो हम उसके साइड इफेक्ट के कारण पीछे भी होते जा रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ किड्स। मेरा क्वेश्चन रघु जी से है कि अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड की, डिजिटल सिटीजनशिप या इंटरनेट मैच्योरिटीज पर कैसे काम करता है? मैम जैसे अभी श्रेया मैम का भी कहना था कि पेरेंट एंड बच्चे दोनों के लिए कैसे एक एजुकेशन की जरूरत है जिसके बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये वाली जो चीज जो रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज में आज से लगभग 7-8 साल पहले वहां के समाज में आया। जैसे आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, परेशानियों को हमने ऑब्जर्व किया, डिस्कस किया और हमने रियलाइज किया कि किस तरह के सॉल्यूशन पे वर्क किया जाए। तो ये सिनेरियो आज से 7-8 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाने लगा था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे द नंबर ऑफ टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन हैविंग एक्सेस टू फोन्स लगभग वैसा ही था जैसे आज हम देख रहे हैं कि अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, हर किसी के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप है ही है, स्क्रीन सबके पास है। तो ये स्थिति वहां आई और ये परेशानियां वहां 7-8 साल पहले इमर्ज हुई। तो ये सॉल्यूशंस पे बात भी वहां चालू हुई। सो द अप्रोच विच इमर्ज्ड एज अ विनर, वो ये थी कि चूंकि टेक्नोलॉजी एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता भी दिखाती है, तो इसीलिए हम उससे हट तो सकते नहीं। और 21वीं सदी में अगर आपको सरवाइव करना है प्रोफेशनली या पर्सनली कैसे भी, तो आपको टेक्नोलॉजी को दोस्त बना के अपना असिस्टेंट सक्सेसफुली अपना असिस्टेंट बनाना सीखना होगा। तो वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो 21 साल की बात चालू करें, वो तो आपको शुरू से सीखना होगा। तो उसका सही इस्तेमाल भी लगातार सीखा जाए और उसके खतरों से बचना और उसके साइड इफेक्ट से बचना भी लगातार सीखा जाए। ये दोनों ट्रैक में से कोई भी ट्रैक को कम इंपॉर्टेंट ना माना जाए और दोनों ट्रैक्स के ऊपर एजुकेशन चलती रहे। इसी अप्रोच को नाम दिया गया डिजिटल सिटीजनशिप।
एंड इंटरनेट मेच्योरिटी जो है वो लेस पॉपुलर है, बट मेरे अंडरस्टैंडिंग में उससे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि इंटरनेट को लेकर के अगर आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो तब आती है जब वो आप टूल और टॉय को साथ में देखना सीख लेते हो, राइट? तो ये धीरे धीरे ओवर ईयर्स ऑफ एजुकेशन आएगा। इसका सीधा मतलब है कि इस नाम का सब्जेक्ट अगर स्कूल में आ जाए, डिजिटल सिटीजनशिप, इंटरनेट मैच्योरिटी नाम का सब्जेक्ट स्कूल में आ जाता है, तो मौका मिलता है बच्चे को और पेरेंट दोनों को कि वो इस एजुकेशन को ग्रेजुअली लेना शुरू कर देते हैं। सो इसमें जस्ट टू कंक्लूड माय पॉइंट, डिजिटल सिटीजनशिप के अलावा जो अप्रोचेस हैं जो फेल हुई वो ये है कि आप सिर्फ साइबर सेफ्टी पे बात करिए, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इसमें खतरा है, इससे बच के रहो। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई गाड़ियों से जो खतरा है आप सिर्फ वही डिस्कस करते हो, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इसलिए आप गाड़ी को हाथ मत लगाओ, ये गाड़ी पे बैठना ही खराब है, तुम गाड़ी पे बैठे मतलब तुम गिर ही जाओगे। एग्जैक्टली वो अप्रोचेस फेल हुई, ये अप्रोच सक्सेसफुल हुई। इसलिए जो सक्सेसफुल हो चुकी है आज हम उसको क्यों नहीं इंडिया के सोसाइटी में पॉपुलर करते। वी शुड ऑल डू दैट कि डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एज। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको अगर एजुकेशन सिस्टम में ही ले लिया जाएगा तो बच्चों को ये भी पता होगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, और कितना आपको इसके साथ में जुड़ना है और कितना आपको इसके साथ में नहीं जुड़ना है। नेक्स्ट मेरा सवाल श्रेया जी से रहेगा कि श्रेया जी, कुछ ऐसे एक्टिविटीज तो होंगी जिससे हम जान सके कि बच्चा को अगर एंगर हो रहा है या बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उसे हम कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज करें जिससे हम उसके गुस्से को भी कम कर सके और साथ में उसको उस गैजेट से भी दूर कर सके। इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमें, अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो हमें उसे गुस्से से डील तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके लिए बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं है, उन्हें बचपन से गैजेट हमने हाथ में दिया है, उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो उसको ज्यादा यूज करने से, अगर उसे लेने से उसे गुस्सा आ रहा है तो हम भी उसे गुस्से से डील करें, ये तो एकदम से गलत तरीका है। उसके अलावा शुरू से ही बच्चे के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाना बहुत जरूरी है कि उसको क्वालिटी टाइम दिया जाए। बच्चे बहुत कच्ची मिट्टी होते हैं, बिल्कुल उनको जिस तरह से आप मोल्ड करना चाहो वो मोल्ड हो सकते हैं। तो उनको अगर हम क्वालिटी टाइम देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उतनी देर हमने देखा है कि बच्चे को गैजेट याद नहीं रहते हैं, अगर उनके इंटरेस्ट की बात हो रही है तो। और अगर हम सिर्फ उनको ऑर्डर ही दे रहे हैं और उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं काम के लिए, या उनसे स्टडीज या परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे बच्चा बोर हो जाता है, वो आपके साथ नहीं बैठना चाहता है। तो इस तरह की उसके साथ कम्युनिकेशन किया जाए जिसमें उसे इंटरेस्ट आए, और उसके साथ में थोड़ी थोड़ी नॉलेज, इंफॉर्मेशन अलग तरीके से उसको डिलीवर की जाए। साथ ही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हो कि हम खेल खेल में बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ उनका ध्यान ले जाएं। अगर हम खेल खेल में बच्चे को ब्रीदिंग सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के प्राणायाम की शुरुआत, मेडिटेशन की शुरुआत ये हो जाती है। और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी पर्सन घर पर है, खास करके जैसे दादा दादी, मेड्स तो ये काम नहीं कर सकते, जो घर पे उसको देख रहा है फैमिली मेंबर, तो बच्चा शाउट करता है तो वो रिदम में भी शाउट कर सकता है। हम उसे ये कह सकते हैं कि आप एक बारी में कितनी बार ओ बोल सकते हैं, ओम का जो स्टार्टिंग है, या माँ बोलते हैं, देखिए मैं इतनी देर बोल सकती हूँ, तुम कितनी देर बोल सकते हो। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उसको तीनों साउंड्स ब्रेक करके हम एक एक साउंड पे उसको शाउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो वो उसकी शाउटिंग से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी उसकी यूज होगी और सही डायरेक्शन में होगी, और वो कहीं ना कहीं अनजाने में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओम के फायदे ये उठाना शुरू कर देगा। और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो ओम जानते हैं, उनको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि चलो देखो मैं भी ओम बोलती हूँ, तुम भी ओम बोलो, कौन ज्यादा देर तक बोलता है। फिर धीरे धीरे आईज क्लोज करके इस तरह से हम उनको अगर शुरू से ही करेंगे, क्योंकि बच्चे को मोल्ड करना मुश्किल नहीं होता है, पर जितने एफर्ट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड है उतने हम दे नहीं पाते। वो सही कहा आपने कि आपको अगर बच्चे को किसी दूसरी एक्टिविटी में एंगेज करना है तो उसके साथ में आपको भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और बात होती है कि आपको उसके साथ में कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूअसली बनाए रखना पड़ेगा।
जैसे कि अभी मैंने ये कोविड कंडीशन के दौरान मैंने एक चीज सीखी थी कि महामृत्युंजय का यदि आप जाप करेंगे तो आपकी लंग्स कैपेसिटी है वो काफी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप उसको ऊपर तक लेकर के जाते हैं तो आपकी जो सांस ऊपर नीचे होती है उससे आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफी अच्छी हो जाती है। तो वही चीज मैंने अपने बच्चों के लिए भी ट्राई की, मेरी बड़ी बेटी के साथ में भी मैंने ट्राई की, मैंने छोटी बेटी के साथ में भी ट्राई की, और उनको मैंने बोला कि जैसा मैं उच्चारण कर रही हूँ वैसा आप भी करो, और अगर आप भी करोगे तो आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, और लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो अभी कोरोना के टाइम पर हो रही है लोगों को, वो आपको नहीं होगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमें बच्चों को किसी और चीज में लेकर के जाना है तो उनके साथ में बैठना पड़ेगा, उनके साथ में टाइम उनको देना पड़ेगा। और इनफैक्ट इस जगह पर हम उनको किसी और चीज़ में एंगेज भी कर सकते हैं। कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो गई, ड्राइंग वगैरह, इंडोर की मैं बात नहीं कर रहा, जैसे बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। डांसिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, आपका कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई, तो बच्चे की एनर्जी वहाँ लग जाएगी ना सारी की सारी। उसकी एनर्जी अगर स्टोर रहेगी और आप उसको फ़ोन दे दोगे तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एनर्जी कहीं तो निकालेगा अपनी। तो अगर उसको गेम्स में, क्रिएटिविटी में हम लोग इन्वॉल्व करके उसकी एनर्जी वहाँ पर एग्जॉस्ट कर दें तो उसका डेवलपमेंट भी होगा और गैजेट भी उतना वो यूज नहीं कर पाएगा। जी विनीता जी। गैजेट्स इशू अकेला एंगर, गैजेट्स के कारण अकेला एंगर इशू नहीं है अभिषेक, हमें ये समझना होगा कि हम गैजेट्स को अगर बच्चे को दे रहे हैं तो हम अकेला एंगर इशू के साथ में डील नहीं कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बढ़ने लगा है। यस। इरिटेशन लेवल बच्चों का बढ़ने लगा है, कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का कम होता जा रहा है, आईज हेल्थ बच्चों की खराब हो रही है। तो अकेला एंगर इशू नहीं जुड़ा है इन गैजेट्स के साथ में, और भी इश्यूज हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं ना कि हम उससे दूर नहीं भाग सकते। जैसे रघु सर ने एग्जांपल दिया कि अगर जीना है तो उसके साइड इफेक्ट भी आपको बताने पड़ेंगे और उसके इफेक्ट भी आपको बताने पड़ेंगे, और उनको मैच्योर बनाना पड़ेगा टुवर्ड्स द गैजेट्स। वैसे जैसे रघु सर ने बताया कि एक्सीडेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कार चलाना छोड़ दोगे, आप अच्छे से चलाना सीखो कार को, आप ड्राइविंग अच्छे से सीखो, आप रूल्स प्रॉपर फॉलो करो। मैं श्रेया जी से सवाल करना चाहूँगा कि श्रेया जी, समय का इशू है थोड़ा सा, तो हम समाप्ति की ओर थोड़ा सा बढ़ना होगा हमें, तो आप इसको समराइज कैसे करेंगे कंप्लीट चीज़ को कि एंगर इश्यूज जो होते हैं बच्चों में, या फिर जो बड़े हो गए उनके अंदर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जो गैजेट एडिक्शन है, इस पूरी चीज़ को आप अगर एक दो लाइन में समराइज करेंगे तो किस तरीके से आप समराइज करेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैं लास्ट में फिर से यही कहना चाहूंगी कि सब पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और पेरेंट्स को पेशेंस के साथ इसको डील करना है। और अगर बच्चे छोटे हैं तो इनिशियल लेवल पे ही कुछ इस तरह से पेरेंटिंग करनी है जिससे कि ये इश्यूज आगे ना आए, और अगर हो भी गए हैं तो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और जो जो एक्टिविटीज आपने भी जो बताई, ड्राइंग है या बैडमिंटन है, अगर हम बच्चे के साथ, बच्चे को खेलने के लिए ना कहे कि हमें उसके साथ खेलना है, ड्राइंग हमें उसके साथ करना है। और जब हम ड्राइंग उसके साथ करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा हमसे ज्यादा अच्छी ड्राइंग बनाता है, तो वो उससे बहुत मोटिवेट होता है कि पापा को तो आती नहीं है बनानी, मेरी अच्छी बनी है, तो वो इंटरेस्ट आता है उसे। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, वो पेरेंट्स बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो वो बच्चा गैजेट्स पे एक्चुअली तभी जाता है जब उसे कोई दिखता नहीं है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, बाद में एडिक्शन होता है। तो स्टार्टिंग ना हो इसके लिए हम उसका पहले से ही अरेंजमेंट करते रहे। बिल्कुल। और मैं रघु सर से कहना चाहूँगा कि डिजिटल सिटीजनशिप और इंटरनेट मैच्योरिटी के इस दौर में जो आप इनिशिएटिव लेकर आए हैं, उसको आप सबके कैसे अब समराइज़ करना चाहेंगे, और जो एंगर इश्यूज़ पे हम बात करें, जो हमारा पूरा टॉपिक है, उसको प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप समराइज़ करें और एक ऐसा जिस्ट दे दें ताकि अगर कोई ये वीडियो अभी शुरू कर रहा है तो उसको 2 मिनट का आपका ये देखकर समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हमने किस बारे में आज बात करी है। रघु सर प्लीज। बिल्कुल, क्योंकि हम एंगर इशू से कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मैं उसी कंटेक्स्ट में बात करूंगा। पेरेंट्स को अपने आप को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि ये जो गैजेट है हमारे बच्चे के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और कौन कौन से थ्रेट्स लेके आता है। और अगर इसको अपने आप को अवेयर करने का सबसे बढ़िया साधन है वो डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन गूगल करें या imature.in हमारी वेबसाइट पे जाएं, बहुत सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है उनके लिए, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही पेरेंट अपने आप को अवेयर कर लेगा कि ये बच्चा मेरे, ये जो गैजेट है मेरे बच्चे के लिए कितना यूजफुल और कितना खतरनाक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएंगे, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बेटर होगा,
और शायद जो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरी बात को ये समझ ही नहीं पाते हैं, और जो पेरेंट फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरा ये नहीं फॉलो करता है, तो उसमें कमी आएगी। तो अवेयरनेस लेवल ऑफ पेरेंट अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कैन सॉल्व मेनी इश्यूज। विनीता जी, लास्ट वर्ड्स आपकी तरफ से प्लीज। जैसा कि रघु जी ने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिकेशन अगर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बना हुआ है, संवाद यदि बना हुआ है, तो आप बेटर समझ पाएंगे। क्योंकि डिजिटल शिफ्ट जितनी न्यू बच्चे के लिए है उतनी न्यू हमारे लिए भी है। ये सारी चीजें नई नई जैसे जैसे आती जा रही हैं, हमारे लिए भी उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे को एंगर के साथ में डील करना भी बहुत जरूरी है। उसके इश्यूज को भी आपको समझना पड़ेगा कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। कई बार बच्चा आपके पास आता है, बात करने के लिए आता है, आप उसको टाल जाते हैं, अभी नहीं बाद में आना। कई बार बच्चा आपसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करता है, आप उसको टाल देते हैं। तो उसको टालिए मत, उसको समझिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। गैजेट्स हाथ में पकड़ा देना या लॉलीपॉप पकड़ा देना या चॉकलेट्स पकड़ा देना या कोई भी ऐसा लालच वाली चीज उसके हाथ में दे देना, बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उसको टॉय दिला देना, या आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो हम आपको ये टॉय दिलाएंगे या ये वेकेशंस पे लेकर जाएंगे या वहां घूमने जाएंगे, ये सारे लालच हैं। इन सब लालच को दूर करके बच्चे के बीच में और पेरेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन बनाएंगे, उससे हम ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे ये सारे इश्यूज। ऐसा मुझे लगता है। आज का टॉपिक हमारा एंगर इश्यूज को लेकर था, जिसमें हमने बात करी गैजेट इशू साथ में एंगर इशू। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि दोनों ही टॉपिक हमारे जरूर हैं, मगर अब हमें इन्हीं के साथ में डील भी करना है। तो ये समझें, और हमें लगता है कि आज हमने हमारे इस टॉपिक को काफी हद तक निभाया भी है और काफी अच्छी जानकारी आप तक हमने पहुंचाई भी है। धन्यवाद। और जाने से पहले सारे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि वो देखते रहे मेक लाइफ बिग, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जिनके बच्चे हैं, जिनको राइट पेरेंटिंग के लिए गाइडेंस चाहिए। वो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स पे सत्यकांत त्रिवेदी जी वाला शो भी देख सकते हैं, जहां हमने टॉक एंड टॉक के बारे में बात करी थी। और आज का ये स्पेशल शो बच्चों के लिए हमने किया था एंगर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, गैजेट एडिक्शन को एड्रेस करने के लिए। प्लीज़ कमेंट आपके सवाल, और हम कोशिश करेंगे कि उन सारे सवालों का हम जल्दी से जल्दी आप तक जवाब पहुंचाएं। अगले संडे फिर से आएंगे दिन में 2 बजे विनीता जी के साथ में, और कुछ ऐसा एक्सपर्ट्स को लेकर जो आपसे उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि कहते हैं बात करने से ही बात बनती है। धन्यवाद।